नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार सर। गुरुजी। राधे राधे। नमस्कार। राधे 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 आप राधे सभी को भी। राधे राधे राधे। और उमेश सिंह जी, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया गुरुजी। सही, सब सही है। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर। चलिए, वेरी एक- गुड। एकदम तो अलग लग रहा है। हाँ अ, हाँ, मैंने आपका यूट्यूब भी देखा, और जो लाइव क्लासेस होते हैं वो एकदम मतलब अलग है। मतलब और अच्छा से इसमें विस्तार पूर्वक समझ में आ रहा है सर। अच्छा, कोई बात, अच्छा लगेगा। जी। वहां समझ के आए होंगे तो और समझ में आएगा। हाँ। और जी नहीं भी जी समझ के आए हैं तो भी हम कोई कमी अपने तरफ से नहीं रखेंगे। जी। क्योंकि शेष को मिट्टी ही बन जाना है। बात को समझिएगा। तो जब शेष को मिट्टी बन जाना है, तो जब तक विशेष हैं तब तक कुछ विशेष करते रहें। ठीक है ना? अभी विशेष हैं और पता नहीं ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर है, कब तक के लिए है, क्यों है, ये सब वही जानते हैं। तो इसीलिए मुझे जो ज्ञात होता है और जो नित्य अभ्यास में प्राप्त होता है, पढ़ने पर प्राप्त होता है, वो सब चाहता हूं कि हर क्लास में आप लोगों को बांटता चलूं। हम जी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास तो अच्छा लगता ही होगा। पूजा अधिकारी जी, आपके क्या हाल चाल? आवाज मिल रही है पूजा अधिकारी जी? आप अनम्यूट कीजिए पूजा जी, हो नहीं रहा। जी जी हाँ, जी। अब हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली आपके जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसमें मैंने 115 के आसपास देखा। तो अच्छा। बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन है, जैसे होते हैं ना, उनके गोले की तरह चीजें उलझी हुई हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कि जब आप उन टॉपिक्स पे आएंगे तब मैं वो क्वेश्चन फिर उस हिसाब से। हाँ, वो कर सकती हैं। प्लस आपके मन में जो भी उलझन रहता है, जी आप बच्चों से सीखो एक मेल डालना। ठीक है? जी 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 जी। आप पर डे एक मेल डालो, उसका जवाब मिलेगा आपको। ओके ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो अभी जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया से और अच्छे से समझ में आ रहा है, डबल हम्म हो रहा है, हम्म बिल्कुल हम्म, इम्प्रूव। हम्म। बहुत ही अच्छा। तो चलिए, आज भी थोड़ा सा ग्रहों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर उसके पहले आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो कर सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। जी। सर बस इतना जानना था कि ज्ञान और बुद्धि, इसको हम्म। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब अगर हम बुद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। और ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉलेज। हमको लगता है बुद्धि और ज्ञान, अगर हिंदी में अंतर नहीं समझ में आता होगा तो अंग्रेजी में समझ लीजिए इंटेलिजेंस और नॉलेज में कितना फर्क है। एक आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन वो नॉलेजेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जी जी ठीक है ना? और एक आदमी नॉलेजेबल है, वो इंटेलिजेंट हो, ये भी जरूरी नहीं। जी। अभी आप लोगों को उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। वैसे तो बड़े बड़े धर्माचार्य जो होते हैं वो वेदों के ज्ञाता होते हैं। तो सामान्य जो हमारी पढ़ाई है उससे बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई है जो वेदों को जानते हैं। दो तरह के संत हैं। एक ज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो पढ़े लिखे हैं, वो विद्वान हैं। कई संत ऐसे मिलेंगे, कई भाषाओं में आपसे बात कर लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, कई भाषाओं में बात कर लेंगे। वो ज्ञानी है। और कई सिद्धांती हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, गुरु जी के सिद्धांत पे आगे चल रहे हैं। और गुरु जी चूंकि पढ़े लिखे हैं, उनका सिद्धांत अमूल्य है।
ठीक है ना। तो वो सिद्धांती हैं। तो जितने सिद्धांती हैं वो लोग हठधर्मी होते हैं। हठधर्मी कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कुंभ में ही कि कोई कांटों पे सो रहा है, किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना। ये लोग हठधर्मी हैं। लेकिन जो नागा साधु होते हैं या अन्य जो साधु संत होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो हठधर्मी होते हैं। वो अपने गुरु के ज्ञान को ही अपना ज्ञान मानते हैं और उनके आदेश को अपना धर्म मानते हैं। उसके लिए और उससे बड़ा कोई चीज है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके ज्ञान और इनके आदेश से ही हमको मोक्ष मिलेगा, ठीक है ना। तो वो भी जो सिद्धांती हैं वो भी ज्ञानी हो गए, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आया, ठीक है ना। तो जो इंटेलिजेंट है वो ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। तो ये अंतर है। और इंटेलिजेंस के लिए बुद्ध को लेंगे और ज्ञान के लिए गुरु को लेंगे। तो दोनों ग्रहों में भी अंतर है। आजकल आप जाएंगे किसी के पास की एजुकेशन, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अच्छा स्कूल में जो है सो बदमाशी करता है जो भी, तो आपके 99% आचार्य कहेंगे इनका गुरु खराब है। अरे भाई, गुरु से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्टडी करना है, उसके लिए बुद्ध देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप गलत देख रहे हो। तो अब आप लोगों को आगे बताएंगे कि पृथ्वी तत्व के कारागृह कौन है। बताइए, आप लोगों को बताए हुए हैं, कोई भी बताए। बुद्ध। बुद्ध है। क्या प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न में किसी को सुने हैं कि वो बुद्ध के विषय में कुछ बोले? नहीं सर। नहीं सुने। क्यों नहीं सुने भाई? जब पूरे पृथ्वी तत्व के कारक वही हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए उसका योगदान क्यों नहीं होना चाहिए? समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने शास्त्र को पूरा पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। जब पूरा पढ़ेंगे, जल के लिए बात कर लो तो लोग चंद्रमा के पीछे पड़ जाते हैं। अरे शुक्र को जल के लिए कब जानोगे? चंद्रमा तो जल ही जल है। हमारा जो इमोशंस है, उसमें जो शीतलता है, उसमें जो सौम्यता है, वो भी चंद्रमा है। लेकिन जल तत्व के जो अधिपति ग्रह हैं वो तो शुक्र है। आप उसको कब जानोगे? ठीक है ना। तो लोगों को पढ़ाया ही जाता है अलग तरीके से, और आजकल तो पागल बनाया जाता है। आप लोग हमारे क्लास में कैसे पहुंच गए, मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है, ठीक है ना। क्योंकि रोज जो है सो आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरा वेबिनार अटेंड कीजिए, हम आपको नाड़ी भी पढ़ाएंगे, वैदिक भी पढ़ाएंगे। अरे कैसे पढ़ा लोगे आप? और पढ़ा देंगे 5 ही हज़ार में पढ़ा देंगे। बस एक बार फंसा लेते हैं, उसके बाद फिर आप पढ़ते रहो, और जब निकलोगे तो भी खाली ही मिलेगा आपको। जब आप अपने स्वाध्याय में जाओगे तब आपको लगेगा कि हमको तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, बेवकूफ बनाया गया। तो इसीलिए रास्ते में बहुत लोग फंस जाते हैं, फिर बाद में कभी अगर हमारा चीज उनके समझ में आता है तो वापस आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात कर लेते हैं फिर से थोड़े से ग्रहों की। जो प्रश्न आपका रहा उसी प्रश्न से मिलता जुलता सॉल्यूशन आज आपको देने जा रहे हैं। साहस। शालिनी शर्मा जी, साहस के कारक ग्रह कौन? मंगल है सर। 0 नंबर मिलेगा आपको। मंगल बल के कारक है। नहीं नहीं, सूर्य के सर। हमने कहा कि 0 नंबर मिलेगा। आप गलत नहीं है। आज तक आप जान रहे हैं कि मंगल ही साहस का कारक है, जी जी। लेकिन ये गलत जान रहे हैं। साहस के कारक ग्रह सूर्य है, सूर्य। ठीक है। थैंक यू सर। संवेदना के कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा।
चंद्रमा। चंद्रमा है, बहुत सही है। अच्छा, साहस के बाद भी एक और चीज होता है, दुस्साहस। तो मंगल। दुस्साहस के ग्रह कौन होंगे? वो मंगल हो मंगल। सकते हैं सर। वो राहु। मंगल होंगे नहीं, मंगल ही होते हैं। ओ मंगल। सर। जातक 10वीं मंजिल से छलांग लगा रहा है, जातक रेल पटरी पे अपना सिर रख रहा है, जातक अपने शरीर में आग लगा ले रहा है, ये दुस्साहस है। जातक बलपूर्वक किसी का रेप कर रहा है, बलपूर्वक किसी को काट मार रहा है, ये दुस्साहस है। और ये सूर्य नहीं करता, ये मंगल करता है। तो मंगल दुस्साहस के कारक है। तो आपको ये फर्क अपने जीवन में लाना होगा। ठीक है थैंक यू ना? सर। अब आप धन्यवाद। की बात आ गई कि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, उसके कारक जी। कौन हो जाएंगे? गुरु। बुध है वो तो। बुध। बुद्ध हो जाएंगे। गुरुता, गुरुता अलग चीज है। उसके अंदर साधुता आ जाती है, सज्जनता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, और हट संतुष्टि आ धर्म का। जाती है। जीवन में कहे ना संतोष, जी जी। संतोष के लिए कारक ग्रह कौन है? गुरु। 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 और उसी का अपोजिट हो जाएगा, असंतोष के कारक ग्रह कौन है? राहु। नहीं, शुक्र। 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 वो कभी आपको सेटिस्फाइड होने ही नहीं देगा। नहीं। ठीक है ना? तो संतोष के कारक ग्रह गुरु और असंतोष के कारक ग्रह शुक्र। ठीक है ना? पापत्व, तो पापत्व के कारक ग्रह शनि। शनि। समझ गए ना? अगर शनि सूर्य के साथ है, सूर्य को दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर भी पापत्व ले आएगा। सूर्य और चंद्रमा को शनि प्रभावित कर ले तो जातक छुपकर पाप करने वाला होता है, यदि उसके ऊपर गुरु का प्रभाव न हो तो। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, अभी कई बाबा जेल के अंदर हैं, आप लोगों को पता है। और सरकार मोदी की है, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा हिंदू पक्ष के उधर झुका हुआ सरकार है। तो फिर बाबाओं को जेल से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन उनके कुकृत्य ऐसे हैं कि उनको उससे बाहर नहीं निकालते। ठीक है ना? जब 370 हटाने का इंतजाम करके भारत में राम मंदिर बने, इसका इंतजाम कर सकते हैं, तो कुछ बाबाओं को जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन उनके कुकृत्य ऐसे हैं, उसकी वजह से उनको जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जब तक वो जेल नहीं गए थे, तब तक हम और आप उनके साष्टांग प्रणाम करते थे। ठीक है? अब उनके प्रति आपके मन में वो भाव नहीं है। ठीक है ना? तो तो ये जो पापत्व होता है, वो ऐसे तो चोला तो सफेद, लाल, काला, पीला, अलग अलग तरह का वस्त्र पहनते हैं, उनका यूनिफॉर्म होता है। जैसे सनातन के हैं, अभी विक्रांत बघिया जी ने भी लाल लाल पहन रखा है, सनातनी लग रहे हैं। ठीक है ना? लग रहे हैं कि कोई बाबा है ना? तो चोले से पता चल जाता है कि कौन है। लेकिन चोले के अंदर अंदर छुपा हुआ व्यक्ति कौन है, इसको सूर्य और चंद्रमा बताता है। ठीक है ना? लोग पूछ लेंगे कि गुरुजी आप कैसे समझेंगे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है? समझिए। अच्छा, आपके पत्रिका में है तो आप अपने आप को भी जानने का प्रयास कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपने क्या, आप क्या करते हो, आप क्या हो। आजकल चरित्र का मतलब स्त्री पुरुष के संबंध को ही चरित्र के अंतर्गत जोड़ दिया गया। ये गलत बात। ठीक है ना? कि यदि कोई एक दूसरे के प्रति सेक्सुअली इन्वॉल्व है तो वो चारित्रिक रूप से उसका पतन हो गया। ये है, मैं इसको नहीं मानता हूं, ये बात नहीं है। लेकिन जो आपके लिए बुरा करता है,
जो आपके लिए बुरा सोचता है, जो आपको गिराना चाहता है, आप ऊपर उठ रहे हो आपको नीचे दबाना चाहता है, जो आपको मानसिक प्रताड़ना देता है। आप पत्नी को क्या करते हो? कई लोग हैं ऐसे हैं, अपने हम बहुत ईमानदार हैं, पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देंगे, शारीरिक रूप से नहीं कुछ कहेंगे लेकिन मानसिक प्रताड़ना देंगे। तो मानसिक प्रताड़ना देना भी गलत बात है। हमारे कहा जाता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कि परोपकार से पुण्य है और अगर आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हो तो वो पाप है। सीधा शब्दों में लिखा है पापाय परपीडनम, पाप है। तो अगर हम दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो हमारा चरित्र अच्छा कहाँ है? क्या हम पुण्यात्मा कहलाएंगे? क्या नहीं कहलाएंगे? तो पूरा उपनिषद, हमारा वेद, हमारा पुराण इसी दो शब्दों की व्याख्या करने में लगा हुआ है, और फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन और आप कौन। ठीक है ना? छोटी छोटी बातों में कई बार हमारे क्लास में भी एक दूसरे से लोग भिड़ जाते हैं, हमको बीच बचाव करना पड़ता है। ठीक है ना? तो हम समझें। अच्छा, ज्योतिष एक ऐसा मनोचिकित्सक है जो बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी प्रश्न को पूछे उसके मन स्थिति को समझ सकता है। ठीक है? तो आगे आप लोगों को ये बात बताएंगे कि आप कैसे किसी के मन स्थिति को समझेंगे। ठीक है? तो चलिए, तो आप लोगों ने समझा कि साहस के लिए सूर्य है, संवेदना के लिए चंद्रमा है, ठीक है, इमोशंस के लिए भी चंद्रमा है जिसको भावुकता बोलते हैं, दुस्साहस के लिए मंगल है, किसी का गला काटना है, काट दिया, उसके लिए बहुत साधारण काम है, वो दुस्साहसी है। साहस का काम थोड़ी है कि किसी का गला काट देना। साहस का तो काम है किसी को बचाना और अपराधी को दंड देना। आतंकवादी आते हैं, वो दुस्साहसी होते हैं, AK-47 उठाते हैं, चारों तरफ घुमा देते हैं, कौन मरा किसी उसको पूछना नहीं है, उसको जानना नहीं है। तो वो क्या साहसी कहलाएगा? कभी साहसी नहीं कहलाएगा, वो दुस्साहसी कहलाएगा। ठीक है ना? बुद्ध इंटेलिजेंस है। और गुरु से गुरुता की बात आती है तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जितने सद्गुण होंगे वो सारे गुरु से आएंगे। हमारे अंदर जितना संतोष होगा वो सब गुरु से आएगा, और जितना असंतोष रहेगा वो सब शुक्र देगा। और शनि तो पापत्व देता ही देता है। तो ये प्रभाव कहां होगा? किस भाव में ऐसा होगा? किस ग्रह के ऊपर ये प्रभाव होगा? सूर्य और मंगल साथ में है तो जातक साहसी भी है और दुस्साहसी भी हो गया। शनि मंगल साथ में है तो जातक दुस्साहसी भी है और पापी भी हो गया। तो हम ऐसी बात बता सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या है कि शनि मंगल साथ में तो है, हमको अवसर मिलेगा क्या? किसका? दुस्साहस दिखाने का। समझ रहे हैं ना? और ये जो अवसर है ये कहां से आएगा? दशाओं से आएगा। आपके जीवन काल में जो अवसर है वो दशाओं से आता है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे कि
रिजल्ट क्या होगा ये D1 चार्ट बताएगा। भूल जाइएगा वर्ग चार्ट को। आप हमारे क्लास में वर्ग चार्ट न भी पढ़ें तो भी संतोष करके रखिएगा, कोई भूल नहीं होगी। लेकिन अगर D1 को नहीं सीखा तो ज्योतिष में आना व्यर्थ हो जाएगा। तो D1 बताएगा कि फल क्या मिलेगा। अगर बेटा होगा, होना होगा, तो ये D1 बता देगा कि पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन कब होगी दूसरा प्रश्न आएगा। तब 5 साल में पुत्र की प्राप्ति होगी किसी को क्या? 10 साल में पुत्र की प्राप्ति होगी किसी को क्या? उसके लिए उम्र चाहिए। आपका उम्र 25 से 30 साल का हो, आपका शादी हो, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि अब 5 साल के उम्र में पंचमेश की दशा लगी तो रिजल्ट अलग बताना है। 25 साल के उम्र में पंचमेश की दशा लगी तो रिजल्ट अलग बताना है। 50 साल में पंचमेश की दशा लगी तो रिजल्ट अलग बताना है। तो ये जो अलग अलग रिजल्ट बताना है, ये क्या है? ये देश काल और परिस्थिति है। तो पहला हो गया D1 चार्ट, बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा हो गया दशा, जो टाइम बता देगा। और तीसरा है परिस्थिति, जो प्रश्न का निर्धारक होगा। कोई अपने 15 साल के बच्चे के लिए हमारे पास आता है तो वो यही पूछता है कि मेरा बेटा IIT क्रैक करेगा कि नहीं करेगा। वो उस समय नहीं पूछता है कि मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं। पहला प्रश्न उसका होता है कि ये एजुकेशन लेगा, अच्छा करेगा, अपने पैर पे खड़ा होगा, नहीं होगा। दूसरे प्रश्न में आता है, चूंकि अब इस कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम शादी का है। अच्छा गुरुजी देख के बता दीजिए ना, शादी विवाह अच्छा रहेगा ना। लेकिन वो प्रश्न दूसरा होगा। लेकिन बच्चा 25 साल का है तो अब पहला प्रश्न शादी का होगा। बताइएगा शादी कब होगी, कैसी होगी, कहाँ मिलेगी, लड़की कैसी होगी, लड़का कैसा होगा। प्रश्न बदल गया। क्यों? काल बदल गया, समय बदल गया। तो यदि हम देश काल परिस्थिति को नहीं समझेंगे तो हम रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो 60% काम करता है और 40% देश काल परिस्थिति काम करता है। अमेरिका में आप 18 साल का बच्चा है, आपके घर से भाग गया, आप चले गए पुलिस कंप्लेन कराने के लिए कि मेरा बच्चा घर नहीं आया है, तो आपको बोलेगा अपने घर चले जाओ, कोई बात नहीं, उसका जब मर्जी होगा आएगा। क्योंकि वो अब बालिग हो चुका है। 18 साल के बाद हम उसको ढूंढने नहीं जा रहे हैं, उसकी मर्जी है, वो जहां जाए कोई बात नहीं। मिसिंग रिपोर्ट 18 साल के बाद नहीं होता। आप समझ, इंडिया में 18 साल का बच्चा खो गया है तो उसके लिए पुलिस जी जान एक लगा देगा। कहाँ किडनैप हो गया, लड़की है तो क्या उसके साथ दुर्घटना हो गई, लड़का है तो क्या होगा, सबके लिए अलग अलग चिंताएं हो जाती। तो अमेरिका की पत्रिका देखने के लिए बैठेंगे तो अलग से प्रश्न आएगा। तो उसको देश बोला गया। आप पत्रिका कहाँ की देख रहे हो? बिहार वालों की, बंगाल वालों की, उड़ीसा वालों की, पंजाब वालों की, गुजरात वालों की, कहाँ की पत्रिका देख रहे हो? इसमें भी फर्क आ जाएगा। तो अब उसके बाद आएगा, इंडिया की देख रहे हो, पाकिस्तान की देख रहे हो, बांग्लादेश, चाइना, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कहाँ का पत्रिका देख रहे हो? उससे फर्क आ जाएगा। उसके बाद आता है परिस्थिति। 1000 करोड़ वाले मालिक का बेटा का पत्रिका देख रहे हो या किसान पुत्र का पत्रिका देख रहे हो, मजदूर पुत्र का पत्रिका देख रहे हो, किसी सर्विसमैन के बेटे का पत्रिका देख रहे हो? ये उसकी परिस्थिति है। तो देश काल परिस्थिति को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा ज्ञान आगे बढ़ के और फिर बैक टू पवेलियन। ठीक है, तो हम लोग फिर वापस आ जाते हैं। और अब क्या है
कि हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि सबको पहचाना, सबको जानने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि उसको जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो मूल चीज है वो हम लोग भूल के बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि परमाणु के 3 टुकड़े हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से हम लोग समझते हैं। लेकिन संसार में 2 ही चीजों से चलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। समझ रहे हैं ना? तीसरा क्या लगाएंगे बताइए? बेटा होगा पॉजिटिव, नहीं होगा निगेटिव। सुख होगा पॉजिटिव, सुख नहीं होगा निगेटिव। हम यूपीएससी क्रैक कर सकेंगे पॉजिटिव, नहीं कर सकेंगे निगेटिव। लाखों बच्चे बैठते हैं और 1000-1100 का सिलेक्शन होता है। कई लोगों को हम सलाह देते हैं कि अब घर चले जाओ, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ो, काम करने का विचार करो। 33 साल उम्र हो गया है, शादी कब करोगे? बच्चे पैदा कब करोगे? माँ बाप को सुख कब दोगे? कब तक पढ़ोगे? आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या आपका भाग्य आपको साथ है? तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में लोग बोलते हैं सर कंपटीशन को कैसे फेस करें, कैसे समझें? मेहनत करना मेरे बस में है। हमने बहुत मेहनत किया और हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी जाम में फंस गई, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गया, इंडिया है, लेट से गाड़ी पहुंचाई। हम 10 मिनट लेट एग्जाम पहुंचे। हमको एग्जामिनर बोला कि चलो बैठ जाओ, अपना परीक्षा दो, लेकिन आपको +10 मिनट नहीं मिलेगा। आपका यदि 90 मिनट का एग्जाम टाइम है तो आपको 80 मिनट ही मिलेगा। आपका तो 10 मिनट यहीं चला गया, आपका तो भाग्य खोटा पहले ही हो गया। तो पॉजिटिव प्राप्त हो उसके लिए कर्म प्लस धर्म। अब ये जो धर्म है ना, इसको हटा देते हैं। भाग्य दोनों होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो पॉजिटिव की आशा न करें। समझ गए? हर आदमी अपने जीवन में, हमारे फील्ड में आप भी हो, हम भी हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ये समझते हो। अब जितने 25-30 लोग हमारे इस क्लास में होंगे, वो 25-30 में से हो सकता है कि 2-4-5 लोग हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकले, आगे बढ़ें, और बाकी 25 लोग पीछे रह जाएं। तो जो वो 5 लोग आगे बढ़ेंगे उसके साथ भाग्य है, और जो लोग 25 पीछे रह जाएंगे उसके साथ सिर्फ कर्म है। वो अपने हिसाब से 100% देगा, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसको तो हम लोग इस तरह से समझते ही हैं। अब पॉजिटिव के लिए शुभ और निगेटिव के लिए अशुभ।
यही दो प्रभाव हो सकता है। बहुत बातें हम विपरीत से जानते हैं, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। जूम यूजर से पता नहीं। अपना अपना म्यूट रखिएगा तो ज्यादा आनंद मिलेगा पढ़ने में। और म्यूट नहीं रखिएगा तो क्या कर सकते हैं। चलिए, तो अब शुभ है तो रिजल्ट पॉजिटिव, और अशुभ है तो रिजल्ट नेगेटिव। ये धारणा हमारे मन में आ जानी चाहिए। अगर ये धारणा हमारे मन में आ गई तो हमारे लिए अच्छा। अब कई लोगों का बात आगे आ जाता है कि जैसे मंगल की ही बात कर लेते हैं, मंगल अशुभ है और कहता है कि ये जो मंगल है गुरुजी ने, ये मेष राशि का है। तो अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मेष राशि का हो जाने के कारण मंगल शुभ हो जाएगा क्या? गौर कीजिएगा। हमने अपने अपने मर्जी से ना क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया, ये गलत। स्वराशि का होने पर भी मंगल के गुण स्वरूप बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे। कैसे बदल जाएगा गुण स्वरूप? सवाल ही नहीं उठता। मंगल अशुभ है, अशुभ ही रहेगा और उसके परिणामों में अशुभता आएगी तो आएगी। हमारे मन में ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप सोचेंगे कि गुरुजी हम ना कैसे माने बात आपकी, आप ही ने पढ़ाया कि जो भावेश अपने भाव में हो तो अच्छा। तो मैं कहाँ गलत कहता हूं कि वो बुरा, लेकिन वो अपने घर में है तो अच्छा। लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा? आपके लिए तो वो अच्छा नहीं है। वो अपने लिए अच्छा हो गया, अपने घर के लिए अच्छा हो गया। जो बदमाश आदमी है, चोरी करता है, डाका डालता है, झूठ बोल के पैसे कमाता है, उसके भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चे का फी जमा करता है, वो अपने पत्नी को का पालन पोषण करता है, अपने घर की सारी सुख सुविधाएं पूर्ण करता है। लेकिन क्या आपके लिए भी वो इतना ही अच्छा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति जो है वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, अर्थात शुभ नहीं है, अशुभ है। अच्छा है, योगी जी सन्यासी थे, अब सीएम के पद पे बैठ गए, तो उन्होंने अपना सन्यास छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। मोदी जी 12 लाख का कोट पैंट पहन लेते हैं, अलग बात है, लंबा लंबा सूट पहनते हैं, जहां जाते हैं उसके हिसाब से पोशाक बदल। योगी का नहीं बदलता, वही गेरवा, उनके कुर्सी पर भी गेरवा कलर का जो है सो। अब ये प्रशासन का काम है। योगी जी आएंगे तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था करना, वो थोड़ी कहते हैं कि गेरवा ही चादर डालो, गेरवा ही रंग का तौलिया डालो, लेकिन वो सारी व्यवस्था वैसे ही हो जाती है। ठीक है, तो वो नहीं बदले, लेकिन काम बदल गया है। तो उसी तरह से शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, स्थान के हिसाब से उसका काम बदल जाएगा, वो नहीं बदलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग बातों को?
इसका मतलब क्या है कि हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि नैसर्गिक, इसका हो गया गुण और स्वरूप, ये किसी परिस्थिति में नहीं बदलना। ठीक है, हमारा काम बदल जाएगा, रिजल्ट अलग कर देंगे, लेकिन हमारा गुण स्वरूप नहीं बदलेगा। हम अशुभ हैं तो अशुभ ही रहेंगे, ऐसा मान करके चलना ज्यादा जरूरी। हम अभी कंजंक्शन के रिजल्ट को पढ़ा रहे हैं, थे, अब तो थे बोलेंगे, वो कंप्लीट हो गया। आज लाइव नहीं आ पाए, समयाभाव था, और उसके बाद सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाए कि आज क्या सब्जेक्ट लें। तो कोई बात नहीं, आ जाइए, अब फिर बोर्ड पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है और आप लोग जानते हैं कि अगर दिन और रात दोनों टाइम सूर्योदय ही रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ऐसे जगह पर हैं जहां 50-50 में काम चलता है, 50% रात है, 50% दिन है। आप रसिया चले जाइए, 18 घंटे का रात होता है, 6 घंटे का ही दिन होता है। तो वहां लोग कितने दिन में काम कर लेंगे भाई? 6 घंटे में क्या हो जाएगा? इसका मतलब उसको रात में मेहनत करना पड़ेगा। तो हर जगह दिन और रात के समय में अंतर है। हम लोग हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ पे दिन रात में फर्क नहीं है ज्यादा। कभी बड़ा दिन कभी छोटा दिन हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन विशेष फर्क नहीं है। तो हम लोग बहुत अच्छे जगह पे रहते हैं। अब हम कहेंगे कि दोनों का होना जरूरी है। दिन का भी होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी रात का होना है। ठीक है ना? शांत हो जाता है, दूर का आवाज सुनाई देने लगता है। रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पे आपका घर है, दिन में एक भी ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई देती। और जब गहरा रात होता है ना, तो ट्रेन के हॉर्न की आवाज जो है सो आपके घर तक जाती है, आप सुन सकते हो। ठीक है, जिनका एयरपोर्ट के आसपास घर है, दिन में तो काम चल जाता है, लेकिन रात में जब विमानें उड़ती हैं तो लगता है कि उसका घर उड़ जाएगा, उतनी आवाजें होती हैं। तो दोनों जरूरी है जीवन में। इसका मतलब है कि उसी तरह से शुभ और अशुभ दोनों जरूरी है ग्रहों के प्रभाव के रूप में। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे डायरेक्ट यही पढ़ाना था तो इतना लंबा चौड़ा बांधने क्यों लग गए थे? भाई बांधेंगे नहीं तो आप स्लिप कर जाएंगे। आपने अपने मन में ना अलग से कुछ भर रखा है। कई लोग बोलते हैं शनि भाग्य से वो देखेगा तो उसका दृष्टि योगकारी हो जाएगा। हम बोले बहुत अच्छी बात है, पढ़ो आप, अगर यही ज्योतिष पढ़ना है तो। अरे शनि भाग्येश हो जाए या लग्नेश हो जाए, शनि ही रहेगा ना, वो तो नहीं बदल रहा है ना। हमारा कहना इतना है कि आप इस बात को मानना कि जो ग्रह है वो ग्रह है। कितने दुर्दांत अपराधी होते हैं, क्या उसके पास धन नहीं होता, उसके पास दौलत नहीं होता, उसके पास संतान नहीं है, उसके पास पत्नी नहीं है, सब है। इसका मतलब उसको संत नहीं बोल देंगे हम। समझ रहे हैं?
अपराधी है तो अपराधी उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो निर्विवाद रूप से दो ही ग्रह शुभ हैं, गुरु और शुक्र। और अशुभ ग्रह तीन है, सूर्य, मंगल और शनि। ये सूर्यादि 7 ग्रह के अंतर्गत मैंने बताया। राहु और केतु को भी अशुभ के श्रेणी में रखा गया। यहां तक आप लोग समझ गए। अब है कि भाई ये चंद्रमा का क्या होगा। कंडीशनल को हिंदी में क्या कहेंगे? कोई अगर बता पाए तो ज्यादा अच्छा है। परिस्थिति जन्य, परिस्थिति जन्य, यही है कंडीशनल। तो चंद्रमा कंडीशनल शुभ और अशुभ है। अच्छा, जब मुहूर्त पढ़ने के लिए जाएंगे, जब प्रश्न एंड वर्ष पढ़ने के लिए जाएंगे, तो चंद्रमा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, वो 3 उस वहां जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है पूर्ण बली, मध्यम बली और अल्प बली। ये प्रश्न वर्ष और मुहूर्त में इसका प्रयोग होता है। इसको बाद में समझ लिया जाए। लेकिन फलित में ये 2 ही विभागों में बढ़ता है, शुभ और अशुभ। कई जगह लिखा मिलेगा पुण्य का चंद्रमा है, तो कई जगह लिखा मिलेगा क्षीण का चंद्रमा है। ठीक, लेकिन आप लोग शुभ अशुभ ही समझिए। अब साधारण शब्दों में यदि हम कह दें तो पूर्णिमा के पास, पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा शुभ है। ठीक, और अमावस के आसपास चंद्रमा अशुभ है। ये आप लोग मान करके चलिएगा। तो यही हो गया कंडीशनल। बाकी जानकारी के लिए जो गणित विधि से इसको समझना चाहते हैं, जिसको नासा भी मानता है कि सूर्य से 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे चंद्रमा अशुभ होता है। अभी आप लोगों ने मौनी अमावस का नाम सुना होगा। अब जो इस बार तो लोग बोल बोल करके लोगों को, ये तो ज्योतिषाचार्य का सिद्धांत है कि जब गुरु वृष राशि में होगा और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ का आयोजन होगा, और जिसको पूर्ण कुंभ कहा जाएगा। अर्ध कुंभ का आयोजन अलग होता है, वो जब होगा तब सुनिएगा आप। और ये पूर्ण कुंभ कहाँ होता है? प्रयागराज में ही होता है। 2013 में हुआ था, फिर 2025 में हो रहा है, तो 12 साल बाद हुआ। 12 साल क्यों लगता है? तो ये ना पूरा भचक्र
गुरु एक एक साल में एक एक घर बदलता है, तो 12 घर बदलने में 12 साल लगेगा ना। तो फिर वृष राशि में आने में इसको 12 बरस लगेगा। तो फिर 12 बरस बाद जब ये वृष राशि में रहेगा और उस समय सूर्य मकर में प्रवेश करेगा, तो वो हर साल सूर्य मकर में प्रवेश जनवरी में ही करता है, तो फिर वहां कुंभ लगेगा। अब कहा गया कि मौनी अमावस, बड़ा भीड़, सबसे बड़ा शाही स्नान, मर गए 1000-2000 लोग। भले ही 30 लोगों की चर्चा हो रही हो, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि 30 लोग ही मरे होंगे। क्योंकि 8 करोड़ लोगों का भगदड़ हो जाए और 30 ही मरे, तब तो इससे अच्छा और कुंभ हो ही नहीं सकता है। गुरु यहां था, सूर्य इसमें प्रवेश किया, कुंभ हो गया शुरू। और जब इसमें चंद्रमा प्रवेश करके सूर्य के पास पहुंच गया, तो अमावस हो गया। सूर्य चंद्रमा एक साथ हो और 12 डिग्री के अंतर पर हो तो अमावस हो जाता है। तो अमावस हो गया, तो ये मौनी अमावस का पुण्य तिथि हो गया जिसमें भीड़ हुआ था। अब हम ये सूर्य के 72 डिग्री इधर इस तरफ और 72 डिग्री इस तरफ, ये चंद्रमा अशुभ कहलाएगा। तो पुण्य स्नान है, लेकिन उस दिन चंद्रमा अशुभ है, ठीक है, सूर्य के साथ है और अस्त भी होगा। क्लियर बात है। तो हमारा मानसिक संतुलन तो हिला रहेगा ना, ठीक है ना, हमारे अंदर सूझबूझ की कमी हो जाएगी। और ये हमेशा के लिए सोच करके रखिए कि ऐसे स्थिति में यदि बहुत बड़ा आयोजन होता है तो उसमें 70-80% खतरा होने का चांस पहले से ही बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा शुभ है नहीं, अशुभ है। इस पे आगे मेदिनी में चर्चा करेंगे फिर कभी। तो यहां पे आपने क्या समझा कि अब 72 डिग्री इधर और 72 डिग्री इधर, ये चंद्रमा अशुभ है, क्षीण है, जो भी कह लें, और चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री दूर हो, सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री दूर हो तो पूर्णिमा हो जाएगा। और पूर्णिमा से इधर और इधर चंद्रमा शुभ है। तो ये जो 72 डिग्री है, इसका मतलब क्या है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। क्यों 30? एक राशि 30 की होती हाँ, है, एक राशि 30 अंश की होती है। एक राशि 30 की होती है? नहीं, ये 30 तिथियां हैं। क्या है ये? 30 तिथियां हैं। तो शुक्ल पक्ष की 15, आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, और कृष्ण पक्ष की 15। तो यहां जब ये सूर्य के साथ चंद्रमा हुआ तो अमावस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अमावस के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। ये 15-15-30 ये तिथियां हैं। अब 30 तिथि को क्या होता है, ये चंद्रमा भ्रमण करते हुए जब पूरे भचक्र को घूम लेता है तो चंद्रमा का 1 महीना पूरा हो जाता है। चंद्रमास बोलते हैं इसको।
मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा नो प्रॉब्लम, बाद में फिर और समझा लेंगे। तो पूरे अगर यहाँ मकर से चल के मकर में फिर आएगा तो 1 महीना लग जाएगा, 30 तिथि हो जाएगा। तो एक तिथि का मान तो 360 डिवाइडेड बाय 30, तो 30 एकम 30, 60 और 30 दूनी 60, 12 डिग्री की एक तिथि हो गई। तो 12 डिग्री की एक तिथि हो गई। अब आ जाइए, एक तिथि का मान 12 डिग्री, एक राशि का मान 30 डिग्री, एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट। ये सब आपको जवानी याद होना चाहिए, और हमारे क्लास वालों को तो ज्यादा जरूरी है। अब ये 72 डिग्री है डिवाइडेड बाय 12, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 बरचाक 72, अर्थात 6 तिथि हो गया, ये 6 तिथि हो गया। तो सूर्य से 6 तिथि आगे और 6 तिथि पीछे चंद्रमा अशुभ हो जाएगा। कई जगह पे आपको मिलेगा कि पंचमी से, कई जगह मिलेगा अष्टमी से, वो सब रहने दीजिए। आप इतना ही मानिए कि सूर्य से 6 तिथि पहले और 6 तिथि बाद, वही है ये 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे चंद्रमा अशुभ होता है और बाकी जगहों पर शुभ होता है। ठीक है। अब मोटा मोटा आकलन करने के लिए अगर आपको सिखा दें, तो ये भाव है 30 डिग्री का, तो 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, 15 30 30 हो गया कंप्लीट। 30 दूनी 60, 10 70 5 75 डिग्री हो गया। तो ये 75 डिग्री इधर और फिर 30 दूनी 60, और यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक यदि चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, तो अशुभ। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें शुभ। साधारण बात हो गई, समझ में आ गया। पत्रिका में ये चंद्रमा दिख जाए ऐसा तो शुभ और अशुभ हम लोग समझ जाएंगे, बाकी के तो आप बात समझ ही गए। अब ये कंडीशनल है, ठीक। चंद्रमा भी शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। उसके हमने हिंदी में क्या लिखा था? परिस्थिति परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य, हाँ। गुरुजी माफ शब्द, करिएगा, गुरुजी माफ करिएगा, ये D1 चार्ट ही देखना है ना हमें? हाँ भाई, D1 में ही ढूंढोगे ये सब, आगे ढूंढना भी गलती भी मत करना। आजकल लोग हमें मांगलिक नवांश, आजकल लोग मांगलिक नवांश में ढूंढ रहे हैं, जी ठीक है गजकेसरी योग नवांश में ढूंढते हैं। ये सब गलती मत करो। हम D1 पढ़ा जी रहे हैं, D1 समझो। अभी तो पढ़ा भी नहीं रहे हैं, अभी तो सिर्फ ये चंद्रमा शुभ अशुभ कैसे होता है वो बता रहे हैं। आगे बढ़ जी जाते हैं। बुध, एक ग्रह बुध बच गया था, ये वैश्य है। हमारे क्लास में कितने वैश्य हैं पता नहीं, कोई है कि नहीं है? ओझा जी शर्मा जी तो दिखा रहे हैं, बहुत लोग होंगे। उनका स्वभाव बड़ा सौम्य होता है। आप दुकान पे चले जाओ, आप बोलो बढ़िया चावल दे देना, उसने तौल के दे दिया। आप घर गए, उसमें कंकड़ निकल गया। आप आए दुकानदार को बोल, तो ऐसा चावल दिया उसमें कंकड़ निकल गया, तो कंकड़ निकल गया। अरे भाई, घर में थोड़ी बनाते हैं। ऐसा करो, जितना बचा है वो वापस ले लो। तो जितना बचा वो वापस लेके दूसरा चावल दे देता है। वो लड़ाई नहीं करता कि हम बेच दिए तो बेच दिए, ये किए वो किए। आप किसी प्रोफेशन में चले जाओ, एक ही प्रोफेशन, वैश्य का ऐसा प्रोफेशन है जहां शांति है। वो लोग लड़ेंगे ना तो दिन भर में वो कितने प्रकृति के लोग उसके दुकान पे आते हैं जाते हैं, चिल्लम चिल्ली होता रहेगा, लेकिन वो लोग बहुत शांति से काम करते हैं। और चांदनी चौक जैसे मार्केट, चावड़ी बाजार जैसे दिल्ली का मार्केट में बोल रहा हूँ, एक छोटा सा खोखा है और उसमें दिन भर में 500 लोग 1000 लोग विजिट कर लेंगे,
और बहुत सारे जगह तो ऐसे है, ये इसका कैसे कीमत है, तब तक कोई धक्का मार के आपको उसके दुकान से बाहर कर देगा आगे से। यह हालत होती है बाजार की, और वो कूल बैठा रहता है। ठीक है ना। हम ऐसे बाजार में जाना ही पसंद नहीं करते। तो समझ सकते हैं कि हमारी धीरता और उसकी धीरता में कितना फर्क है। वो कितना धैर्यवान है। वो मर्सिडीज से आया है, उसकी गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, और उसके पास इतना धैर्य है कि उतने कोलाहल में सबको संभालते हुए और उतने छोटे से दुकान से उसको दिन भर में 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का टर्नओवर करना है। तो वैश्य जो है ना, वो किसी से बैर नहीं रखता, किसी से बैर नहीं रखता। ठीक है। अगर बैर रखेगा तो वो उसका धंधा नहीं चलेगा। ठीक है ना। मेल जोल से बात करेगा तभी धंधा चलेगा। लोग बोलते हैं प्रेम से बोलोगे तो ग्राहक आएगा, और नहीं बोलोगे तो काहे आएगा। प्रेम से नहीं बोलोगे, तुम्हारे दुकान, तुम्हारे जैसा 36 दुकान बाजार में, वहां चला जाएगा। तो बुद्ध के अंदर ये गुण तो है। लेकिन कहा गया बुद्ध प्लस अशुभ ग्रह, तो ये हो गया अशुभ। बुद्ध प्लस शुभ ग्रह, तो ये हो गया शुभ। और बुद्ध अकेला, ये हो गया शुभ। इसकी तो 3 परिस्थितियां हैं। अच्छा ना, जानते थे हमारे शास्त्रकार कि जब कलयुग आएगा ना, तो बुद्ध अशुभ के साथ है, तो उसको लोग अशुभ ही बोलना शुरू कर देगा। तो इसीलिए उसका नाम सौम्य रख दिया गया। आप होरा पराशर में जहां जहां सौम्य शब्द का प्रयोग है, 80% वो बुद्ध के लिए है। अच्छा, इस चीज को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि बुद्ध तो सूर्य के साथ ही रहेगा। अपने क्लास में जितने लोग हैं, हम जानते हैं, आप लोग आपस में तय कर लीजिएगा, वोटिंग कर लीजिएगा अपने ग्रुप में, 60 to 70% लोगों के सूर्य बुद्ध साथ होंगे। तो बुद्ध तो अशुभ हो जाएगा, तो सब तो उसको अशुभ ही मानने लगेगा, बड़ा प्रलय होगा। तो उसको सौम्य शब्द से संबोधित कर दिया गया कि बुद्ध सौम्य है। तो इसी को लेकर के हमने अपने स्टडी को बेहतर किया। बुद्ध अशुभ के साथ है, अशुभ है, दृष्टि भी अशुभ हो गई। लेकिन हम अगर एक एक लाइन पहले और बता दें, शुभ और अशुभ दोनों ग्रह साथ में हो तो बुद्ध अशुभ ही होगा, फिर शुभ नहीं होगा। ठीक है। क्यों? उसका कंडीशन बदलता ही है अशुभ के साथ होने से। इसीलिए अशुभ और शुभ दोनों साथ में हो तो भी बुद्ध अशुभ कहलाएगा, शुभ नहीं कहलाएगा। तब हो गया बुद्ध और चंद्रमा। दोनों वैश्य, और दोनों शुभ भी और दोनों अशुभ भी। तो हम इस दोनों को शक्ति से नहीं देखते हैं। शक्ति से मतलब अशुभ अगर है भी, हम इसको बहुत अशुभ मान करके नहीं चलते हैं। हम अपने प्रैक्टिस में यही रखते हैं, और आप लोगों को भी कहेंगे कि अपने प्रैक्टिस में यही रखिएगा। लेकिन यदि क्षीण चंद्रमा हो और पाप कर्तरी बना रहे हो तो मानने की जरूरत है। सूर्य बुध एक तरफ हो, दूसरी तरफ राहु मंगल हो, बीच में गुरु हो, तो वो गुरु पाप कर्तरी में है, ये बात मानने की जरूरत है। शुभ कर्तरी पाप कर्तरी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे हम समझा देंगे। अगर शनि मंगल देख रहा है और बुध भी देख रहा है
इसका मतलब है कि बुध की भी दृष्टि को अशुभ मान लो। अगर खाली बुध देख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली चंद्रमा देख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अशुभ भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। लेकिन शनि मंगल पहले से देख रहा है और अब चंद्रमा भी क्षीण है वो भी देख रहा है, तो ये भी प्रभाव डालेगा। आप लोग देखते हो कि भीड़ में किसी पॉकेट मार को पकड़ता है तो कई मुख्य लोग होते हैं, कोई हाथ पकड़ा होता है, कोई उसका कॉलर पकड़ा होता है और उसको एक दो लोग पीट रहे होते हैं। तो जो लोग पीट रहे होते हैं वो मंगल शनि है, और जो लोग झांकने के लिए गए कि क्या हो रहा है तो इसने पॉकेट मारी किया, वो भी एक मारा के चला गया, वो चंद्रमा है। समझ गए ना कि जब दो तीन लोग पीट रहे हैं तो उसको भी मौका मिला, उसने भी एक लगाया और अपने रास्ते चला गया। चंद्रमा और बुध वही है, वो कॉलर पकड़ के किसी को पीट नहीं सकता। बात समझ में आ गई? अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बुध और चंद्रमा भी अशुभ प्रभाव दे सकते हैं, और अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो सीधे सीधे बुध और चंद्रमा से अशुभ प्रभाव मानने की बहुत जरूरत नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि मानने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इन सातों नहीं बल्कि नवों ग्रहों को पहचान चुके हैं कि कौन शुभ है और कौन अशुभ है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। कई रूपों में ग्रहों को पहचाना, कई तरीके से ग्रहों को जाना, सूर्य के कारकत्व, चंद्रमा के कारकत्व, ये सब पढ़ते रहिएगा यूट्यूब चैनल पे जाकर के। जितना पढ़ाया उतना यदि समझ में रह गया तो ज्योतिष चल जाएगा आगे, कोई रोकेगा नहीं। तो ग्रहों के पास संसार में जितने भी चर और स्थूल या चर और अचर, जो भी आप समझ सकें, मूवेबल और फिक्स, पदार्थ हैं, उन सबको 7 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो कई पदार्थ को सूर्य से समझना है, कई पदार्थों को चंद्रमा से समझना है, कई पदार्थों को मंगल से समझना है, कई पदार्थों को बुध से समझना है, इसी तरह से शनि तक समझना है। राहु केतु से मत समझिए, थोड़े बहुत समझ लीजिएगा, शनिवत राहु कुजवत केतु, आगे पीछे ज्यादा। इन्हीं 7 ग्रहों में से भी अगर हम 5 ग्रह से ही संसार को समझ लें, संसार के सभी पदार्थों को डिवाइड कर दें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। वो है पंच तत्व, और उसी से हम सारा संसार के सभी व्यक्ति वस्तु सबको हम जान लें तो अच्छा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपने धीरे धीरे जानना पड़ेगा। कारकत्वों का सबसे अच्छा विवरण जिस पुस्तक में है उसका नाम है उत्तर कालामृत। आप लोग लिख लीजिए, और अनीता मैडम से आप लोगों की बात होती होगी, ठीक है ना? वो फी मांगती है तो आप उससे किताब मांगिए, ठीक है? तो उत्तर कालामृत बोलिएगा, पीडीएफ का वो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। नहीं भेजते, लेकिन आपके क्लास में सोच रहे हैं कि भेज दें। आप लोग कुछ भी बोलिए, हम उसके ग्रह बता देंगे।
आप लोग बोलना शुरू कीजिए, अब आप लोग सोचिएगा। आखिरी ये, अब मैं ग्रहों को आज के बाद अगले क्लास में ग्रह नहीं पढ़ाऊंगा, भाव पढ़ाऊंगा। और हो सकता है कि एक दो क्लास हमारे पास बोर्ड ना हो, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन रह करके भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वहां बोर्ड नहीं होगा तो भी पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे विद्यार्थी सब समझ जाएंगे। आपके मन में किसी भी पदार्थ का नाम आ रहा हो, आप पूछिए कि इसको किस ग्रह से देखेंगे, पूछिए। सर किताब, किताब बुक। आपके हिसाब से कौन सा ग्रह होना चाहिए? बृहस्पति। बुध। ठीक है, कारण। जितने भी स्टेशनरी के आइटम है और जितने भी पढ़ाई लिखाई के साथ सामान है, सब बुध से देखा जाएगा। ठीक है, कपड़े सर। कपड़े का अलग अलग हो जाएगा, सूती कपड़ा या रेशमी कपड़ा, बोलिए आप। सूती कपड़ा। सूती कपड़ा को चंद्रमा से देखेंगे। मिठाइयाँ, खाने के व्यंजन। मंगल से देख लेंगे। खाने में भी मीठा, नमकीन, कसैला, खट्टा, तीता, सब अलग अलग होगा, बात समझिएगा। मीठा खाना है, गुरु से देख लीजिए। जैसा तैसा भोजन है, कच्चा अध पक्का, मंगल से देख लेंगे। नमकीन है, चंद्रमा से देख लेंगे। स्लाइसी है, खटाई वाला खाना है, शुक्र से देख लेंगे। ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। और पूछिए, क्या गुरुजी, पूछना है? फिर ये पार्टीशन किस हिसाब से करेंगे हम लोग? ये तो ग्रहों के नेचर के हिसाब से कर रहे हैं। लवण के कारक चंद्रमा है, अम्ल के ओके। कारक शुक्र हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, चिंता ना करें आप। अम्ल के कारक शुक्र हैं, इसीलिए जो खट्टा भोजन है, जैसे आप लोग वो चाट पापड़ी वगैरह खाते हो ना, उसमें खटाई पड़ता है इमली का, चाहे दही का, तो या सरसों का, तो जिस भी चीज का खटाई गया वो सब शुक्र में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, और किसी चीज के बारे में पूछिए, मैं बताता हूँ। पेड़ पौधे। शुक्र। पेड़ पौधे में क्या? साल वाले पेड़, शुक्र। झाड़ी, फूल वाले पेड़, बिना फूल वाले पेड़, देखिए कितना मजा आएगा। तो फूल वाले पेड़ शुक्र, बिना फूल वाले पेड़ जो सिर्फ ग्रीनरी देता है बुध, जो साल वाला पेड़ है वो सूर्य, जो झाड़ झांखड़ है, जिसको झाड़ी बोलते हैं, कांटे का पेड़ है, पौधा है, वो सब शनि, समझ गए। और जो बहुत विशालकाय पेड़ है, बरगद का, पीपल का, वो मंगल, ठीक है। तो सर इंटरनेट आप, किसमें आता है? इंटरनेट और ये सब चीजें जो है कम्युनिकेशन वाली, कम्युनिकेशन सारा मंगल। कम्युनिकेशन मंगल में आता है। जी सर, आगे पढ़ेंगे। सर अब डिजिटल सारा राहु में नहीं आता, मतलब? राहु को तो हमने बोला, मना किया, राहु को मत देखो, ठीक है। तो गुरुजी, यजमान किस प्रकार से हमें पूछेगा जो हम इसको डिवाइड करके? आप डिवाइड आप सीख जाइएगा ना, अभी तो हम आपको बता ही रहे हैं। जैसे दीपिका शर्मा जी ने सोचा होगा कि जिंदगी भर तो हम यही सोचते रहे कि डिजिटल, राहु डिजिटल कैसे? हमारे लिए तो कहे 5 ग्रह को चुनो, सूर्य चंद्र को भी छोड़ दो। तो वो डिजिटल जितने भी चीज है ना, वो सारे मंगल हैं, ठीक है ना। हमारा जो, जब मैं मेडिकल पढ़ाता हूँ तब पढ़ाता हूँ कि जितना ब्रेन है, सब सिग्नल है इसमें। भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, कुछ सोचते हो, कुछ समझते हो, सामने से कोई चीज आ रहा है, आप रोकते हो, पकड़ते हो, ये सारा सिग्नल का काम है। ये कौन करता है? मंगल करता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए डिजिटल जितने भी वर्क हैं सब मंगल, ठीक है ना। जितने भी आप लोग ये देखते हो अभी, वो डाटा मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अभी आगे चल रहा है, ये सब मंगल है, ठीक है ना।
अप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हार्डवेयर डेवलपमेंट, गुरुजी, दो चीज है। जो मंगल मंगल को सब लोग जो है सीधा नेगेटिविटी की तरफ ही ले जाते हैं। जैसे आपने अभी बताया, ये तो अच्छे गुण है मंगल के, अगर है तो अच्छा कम्युनिकेशन है और उससे अच्छा विजन है। कम्युनिकेशन और कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। जी। बहुत रियलिस्टिक होता है, ठीक है। मेरा मेरा पूरा काम जो है वो कम्युनिकेशन पे ही बेस्ड है। सो जितना भी मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से तो ये समझ में आया था कि मंगल कम्युनिकेशन के लिए है ही नहीं। तो मैं खुद सोचता था कि मैं तो गलत काम कर रहा हूँ फिर, और काम भी ठीक ठाक कर रहा हूँ। चलिए, हाँ। होता है ये सब। मंगल के लॉजिकल बाद होता यदि है ना सर। आप एक मिनट, मंगल के बाद यदि कोई दूसरा ग्रह आएगा तो वो कौन आएगा? बुध आएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हाउस जो देखा जाता है वो थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस का काल पुरुष में स्वामित्व किसके पास है? बुध के पास है। समझ गए? और यही मंगल और बुध मिलकर के ये ना डिजिटल पूरा दुनिया बना दिया। समझ गए? अगर इंटेलिजेंस को लॉजिक मिल जाए तो समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए बुध और मंगल ये इंटरनेट का या कंप्यूटर को लाने के लिए या इसके लिए बहुत ज्यादा योगदान रखता है, और कोई योगदान नहीं रखता, ठीक है। और पूछो ना भाई, प्रश्न पूछो। अब एक खत्म हुआ, मेरी कहानी क्वेश्चन खत्म। सर, एक क्वेश्चन था। अभी आप बता रहे थे कि आधे से ज्यादा लोगों के हमारे सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे होंगे। एस्ट्रोलॉजर्स के हॉरोस्कोप में ज्यादातर देखा जाता है कि सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हो, लेकिन अरे बुध। ये भी सुन तो लो भाई, आप गलत हो जाओगे आप। सूर्य बुध 70% पत्रिकाओं में एक साथ है, तो 70% ज्योतिष है क्या संसार में? 100 में 70 लोगों के पत्रिका में सूर्य बुध साथ में है, तो 100 में 70 लोग ज्योतिष हैं क्या? नहीं है। इसीलिए ये सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन से ज्योतिष बनेगा, ये गलत है। बुध ज्योतिष बनाता है, ये सही है, लेकिन सूर्य बुध कॉम्बिनेशन से ज्योतिष बनता है, ये जिसने भी बताया वो गलत बताया। आगे मैं बता दूंगा ज्योतिष कैसे कैसे बनते हैं लोग, ठीक। और पूछो। तो गुरुजी इंजीनियरिंग बुध के और लिए किसको चंद्रमा, एक आदमी हाथ बुध उठाते और रहिए। मैं चंद्रमा, बुध और चंद्रमा अगर एक साथ हैं तो हम उसे अगर चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री उधर और इधर है और उसके साथ अगर बुध है तो अशुभ माना जाएगा, अदरवाइज वो शुभ माना जाएगा। क्या मैं जी ठीक हूँ? हाँ, जी, उसके बाद बात शुभ है। ठीक है। बिल्कुल सही है। आप अभी जो हमने कहा, आप किसी भी चीज का नाम लो, मैं ग्रह का नाम बताऊंगा वही करो, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। आशुतोष मिश्रा। हाँ गुरुजी, दो तीन प्रश्न है। आज की क्लास संबंधित है। पहला, जो आपने कहा सूर्य और बुध होता है, सूर्य के साथ बुध अस्त माना जाता है। तो भी बुधादित्य योग बनेगा, चिंता न करो। अब नहीं, भाई, वो तो बुधा अब नहीं एक सर। बात, एक सेकंड, एक जी बात पूरा कर लें। आप काल कोठरी में जाओगे, जी या हम ये कहें कि कालिक वाले कोठरी में जाओगे, काल कोठरी नहीं, जी। तो आपके शरीर में तो कालिक लगेगा ना, हम्म। कि नहीं लगेगा? तो बुद्ध की परिस्थितियां वैसी है कि उसको सूर्य के हमेशा साथ ही रहना है, तो वो तो या तो अस्त होगा या वक्री होगा। हम्म। अधिकांश पत्रिका में ये भी संभव है, इसका भी विस्तार से चर्चा यूट्यूब पे किया हुआ है। तो बुद्ध का अस्त हो जाना आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, अभी आप लोग उस चर्चा तक नहीं पहुंचे हो। अस्त बकरी जी, पढ़ाएंगे तब ना आप ये बात समझोगे, अभी हमने अच्छा, अस्त ठीक बकरी ठीक पढ़ाया नहीं। ठीक तो बुद्ध का अस्त हो जाना एक स्वाभाविक घटना है, बहुत बड़ी घटना नहीं है। गुरु का अस्त होना बड़ी घटना है। ठीक। बुद्ध आज अस्त हुआ, कल उदय होगा, परसों बकरी हो जाएगा,
लेकिन गुरु ऐसा नहीं होता। गुरु के लिए साल में एक बार ऐसा मौका आएगा जब गुरु अस्त होगा। जी जी। तो गुरु के लिए बड़ी घटना है, बुद्ध के लिए कोई बड़ी घटना नहीं। रोज रोज वो उसके साथ यही क्योंकि बुद्ध 25 डिग्री से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता सूर्य से। तो ये सब चीज इसीलिए उसके लिए अस्त होना बड़ी बात नहीं। अगर बुद्ध को अस्त मान लोगे तब तो आधे से ज्यादा लोग बुद्धिहीन हो जाएंगे, उसके पास तो बुद्धि ही नहीं बचेगा। तो जब ये थोड़ा जी संशय था। हाँ, जी तो बड़ा विडंबना है, फिर संसार चलेगा कैसे। तो बुद्ध का अस्त होना स्वाभाविक घटना है, ठीक है ना। दूसरा गुरुजी प्रश्न ये था कि जैसे आप जो 72 डिग्री वाला व्याख्या कर रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, तो जो चंद्रमा आपने दिखाया प्रोजेक्ट में दिखाया कि द्वादश में या अष्टमेश स्थिति में उसको सूर्य की स्थिति जब दशमेश में होगी उससे देखा जाएगा कि सूर्य जहां होगा उससे बात करेगी। सूर्य जहां होगा उससे 72 डिग्री आगे पीछे, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक अच्छा, है ना। इसमें एक सूर्य छोटा सा प्रश्न है कि शुक्र आपने बोला शुभ ग्रह में आता है, और मतलब आप थोड़ा शास्त्र में लिखा हुआ, लेकिन शुक्र का जो वो है जैसे एक तरह से कामनाएं ज्यादा बढ़ाता है, कई चीजें वो करता है, तो उस तरह से अशुद्धता कहीं ना कहीं जीवन में अशुद्धता भी तो लाता है नहीं? जीवन में अपेक्षित होना अच्छा। और किसी भी कार्य करने के लिए तत्परता होना, कार्य पूर्ण करने के बाद दूसरे कार्य के लिए उत्साहित होना, यही कामना है। ये गलत थोड़ी है, समझ रहे हैं ना। ये गलत नहीं है। अगर मोदी जी सोचते कि हम तो सीएम बन ही गए हैं, अब कितना ऊपर जाकर के क्या करना है, तो समाप्त हो गए होते। लेकिन उनकी कामनाएं थी कि हमको पीएम बनना है, और जब तक पीएम नहीं बनेंगे पूरे राष्ट्र की बात नहीं कर पाएंगे। तो कामनाओं का जरूरी कामनाएं होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और बोलिए। सर एक चीज है कि अगर संतोष और असंतोष दोनों एक साथ हैं तो फिर क्या? गुरु शुक्र दोनों बलवान है, क्या दिक्कत है। और ये दोनों एक साथ कभी रहता ही नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ कभी नहीं रहता है शालिनी जी। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में रह सकता है। जैसे कि आप संतान दो ही पैदा करोगे, संतोष हो गया, अब नहीं पैदा करना है, ठीक है। लेकिन धन बहुत कमाना है, तो अलग अलग क्षेत्रों में ये संभव है, लेकिन एक ही क्षेत्र में नहीं। धन कमाना और संतोष कर लेना दोनों एक साथ संभव नहीं है। हमने धन कमाया, 100 करोड़ हमारे पास आ गए। अब अगर आगे नहीं कमाना चाहते, जितना है उतना ही रहेगा, आगे धन ध्यान धर्म करेंगे, बांटेंगे, दान करेंगे, तब तो समझ में आ गया कि संतोष। लेकिन आप 100 के बाद 1000 करोड़ के पीछे लग गए तो कहाँ संतोष। लेकिन पुत्र या संतान दो ही चाहिए, उसी में संतोष है। तो वो संभव है, समझ गए। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन अलग अलग जगह पे संतोष असंतोष अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही चीज में दोनों एक साथ नहीं हो सकता। नीलम जी। हाँ जी गुरुजी, चंद्रमा, शुभ चंद्रमा जो है उसके साथ अगर अशुभ ग्रह हो तो भी चंद्रमा शुभ प्रभाव देगा? जी हाँ, ठीक। चंद्रमा के लिए अलग कंडीशन अप्लाई होता है कि सूर्य से नजदीकी और दूरी के कारण उसमें शुभता और अशुभता आती है। और बुध में अशुभ ग्रह के साथ होने से अशुभता आती है, बाकी शुभ ही रहता है, ठीक है। विजय जी। गुरुजी, ये कांच और कांच की बनी वस्तुएं, तो कांच तो खनिज पदार्थ से मिलता है, और कांच की जो वस्तुएं, सजावटी वस्तुएं होती हैं, वो शायद शुक्र से आएंगी। तो इसमें कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम? तो कांच करेंगे से या नहीं बनी करेंगे? वस्तुएं, हाँ बिल्कुल करेंगे। हम्म अगर आप सीधे सीधे कांच का व्यापार कर रहे हो, हम्म, उसको पिघला रहे हो, गला रहे हो, बना रहे हो, तो मंगल चंद्रमा काम करेगा। लेकिन जब आप अच्छा। उसको डिजाइनर वस्तु बना करके बेच रहे हो तो वहां शुक्र आ जाएगा।
लेकिन खाज तो गुरुजी ये पत्थर से निकलता है बेसिकली। हाँ, तो पिघलता भी तो है, लिक्विड भी तो, जब तक आप उसको लिक्विड नहीं बनाओगे दूसरे फॉर्म में जाएगा नहीं। ठीक है। जहां लिक्विड हुआ वहां चंद्रमा आ गया। जी जी, गॉट इट। और जहां आप मनोनुकूल फॉर्म ढूंढ रहे हो वो मंगल से आएगा। और बिना मंगल के आप पिघला नहीं सकते। बिना आग के पिघलेगा क्या? सही न बात। शीशा पिघलेगा न लोहा पिघलेगा, ठीक है ना। विक्रांत, आपके अंदर ये सब पावर आ जाएगा। आप हम लोगों के में क्या कहते हैं, ज्योतिष आपको आता है भाई। मैं सिर्फ उसको ना तरीके से बना देता हूँ कि आपके पास तरीका सही हो जाए। विक्रांत बगला जी। गुरु जी, आपने बताया था कि शनि के साथ सूर्य है तो आदमी खुद के पापत्व करता है, तो इसका सूर्य से कैसे देखा जाएगा गुरु जी? सूर्य से अजय, क्या किस रिलेशन? किस किस चीज को कैसे देखा जाएगा? आप आपने बताया था कि शनि के साथ सूर्य या चंद्रमा हो तो आदमी शुभ के पापत्व करता है। तो हाँ, कितना कैसा हुआ ये नहीं समझा। कितना कैसा होगा ये सब 12 भावों में 9 ग्रहों की स्थिति से ज्यादा पता चलेगा। लेकिन हमने इसीलिए कहा कि आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है और चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है, ठीक है। कई लोग देखते होंगे बहुत गंदा काम करता है तो कहता है इसका आत्मा ही मर गया, है ना। इसका मतलब सूर्य प्रभावित हो गया। और कई लोग कहते हैं ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, गलत काम करता है। तो चंद्रमा है। और इस दोनों को इस स्थिति में पहुंचाने वाला कौन है? तो पहला नंबर शनि का आता है, ठीक है। तो बात को इस तरह से समझते हैं। और ये जैसे दूध किस में आता है गुरु जी? दूध और घी। जी, दूध कौन कौन से उसमें आएगा? दूध दही आएगा चंद्रमा से। और घी गुरु जी? घी सूर्य से, घी घी ठीक है। जैसे बृहस्पति से पढ़ा सकते, बृहस्पति से घी पढ़ा सकते। आप पढ़िए मत, समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप को लॉजिक देने का प्रयास कीजिए। राम कृष्ण जी बताइए। अनम्यूट गुरुजी कर। अभी, हाँ गुरुजी अभी ये भाग्यस्थान में शनि स्वस्थल में है, तो उनका दृष्टि अशुभ होता है या अशुभ होता है? कहीं भी हो शनि की दृष्टि अशुभ ही होगी। हम अपने क्लास में यही सिखाएंगे आपको। और सिर्फ शनि की ही नहीं, मंगल की भी अशुभ ही होगी, राहु की भी अशुभ होगी, सूर्य की भी अशुभ होगी। और ये भाग्येश होगा फिर भी अशुभ होगा, ठीक है। सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि शनि अगर किसी के लग्न में है और शनि महादशा है अगर मान लीजिए, तो मतलब वो शनि तो उसे फिर नेगेटिव ही इफेक्ट देगा, मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं आएगा, राइट? क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव आगे समझेंगे, लेकिन दृष्टियों से निगेटिव होगा। अर्थात जिस समय शनि की दशा आएगी उस समय सप्तम स्थान से संबंधित पीड़ा हो सकती है, तीसरे स्थान से संबंधित पीड़ा हो सकती है, और 10वें स्थान से संबंधित पीड़ा हो सकती है। हो सकता है लग्न का फायदा हो जाए, आदमी हृष्ट पुष्ट हो जाए, ठीक है ना। ठीक। हाँ। आगे पढ़ेंगे। आज आप लोगों को हमने जो आजादी दी थी वो ये कहा था कि आप कारकत्व समझने का प्रयास करो। किसी भी चीज का पूछ लो, मिट्टी का कारक कौन, लोहे का कारक कौन, सोने का कारक कौन, कुछ भी पूछ लो। सर संसार का फ्रिज कोई भी में चीज, पहाड़ पहाड़ का कारक कौन, नदी का कारक कौन, पूछो। सर जो ये फ्रिज एसी ये सब रहता है मशीन, ये सब मंगल होएगा क्या? नहीं, मशीन जितना भी है सब शनि है। छोटा बड़ा फैक्ट्री वाला हो चाहे घर में छोटा नहीं, प्रेस। जितने हैवी मशीन है वो शनि है।
और जो हमारे घर में प्रेस, हीटर, ये सब छोटा बिल्कुल, मोटा आग आइटम। आग आग वाला आइटम सब मंगल है भाई। ओके सर, ठीक है, हाँ, ओके। गुरुजी गुरुजी अवस्था इलेक्ट्रिक सुन लो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मंगल है, ठीक है। आकाश शर्मा जी। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा काफ़ी टाइम से कंफ्यूजन रहता है कि जब हम लोग कोई भी चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले नेटिव के नेचर और करेक्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसमें हम लगन का यूज़ कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। उसमें जो उसका मून साइन है उसका कितना यूज़ होता है, क्योंकि मून साइन को लेके काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट। अभी तो हम कराएंगे क्लियर, आप चिंता क्यों करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप सन मून और लग्न से ही क्यों चालना चाहते हैं। कैरेक्टर के लिए चतुर्थ भी देखना जरूरी है, वहां से संवेदनाओं की बात आती है। उसके लिए पांचवा देखना जरूरी है कि जातक विवेकी होगा कि नहीं होगा। तो ये सब मिला करके आपको पढ़ाएंगे, आप चिंता न करें। जब पहला भाव पढ़ाएंगे ना जी। तो आपको मजा आ जाएगा। पंडित विशाल गौतम जी, अब लोग हाथ ना उठाएं, ठीक है। गुरुजी एक छोटा सा प्रॉब्लम, शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ है, हाँ, बस क्या ये इसी को ठीक है? कान में डाल लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे गुरुजी। जी। और शुभ ग्रह जिस घर में प्रेजेंट हो तो फिर वो शुभता का ही प्रतीक है। संभव है, आगे पढ़ाएंगे तो ठीक है। क्लियर होगा। तो गुरु जो बृहस्पति जो होता है उसको ये क्यों बोलते हैं वो स्थान हानि करता है, जहां प्रेजेंट होता है वहां का नुकसान। इसीलिए तो हमने कहा कि शुभ जहाँ होगा वहीं शुभता का प्रतीक है। हमने कहा संभव है, मैंने कहा कि जरूरी है कि हो ही जाएगा। तो आगे ठीक इसको पढ़ाएंगे, जी। ठीक है। विक्रांत ओझा जी। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरा सवाल गुरुजी मृत्यु से ही है। तो मृत्यु का कारक कालकोष कुंडली में 8th हाउस को बोलते हैं, जहां तक मेरी समझ है। और वहां अगर चंद्रमा बैठा है, ठीक है, और शनि को भी रिलेट करते हैं मृत्यु से, तो इसको फिर कैसे हम चंद्रमा को मृत्यु का कारक मानेंगे या शनि को मानेंगे? या अष्टम का स्वामी को मानेंगे। अष्टम का स्वामी अगर चंद्रमा शनि है और चंद्रमा वहां बैठा है, तो ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होगा। ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का होगा, तो चंद्रमा मृत्यु का कारक बनेगा। जी। जी आगे सीखेंगे हम लोग, ये सब पढ़ेंगे आगे। चलिए। जी जी, बस थोड़ा सा हाँ अभी हाँ हाँ, बातों में बिल्कुल आ गया बिल्कुल ध्यान सही, में, तो बिल्कुल पूछ सही है। तो जो प्लास्टिक के जो आ, आइटम्स होते हैं वो किस में आते हैं, प्लास्टिक्स प्ला, के? प्लास्टिक के आइटम कितने होते हैं बताइए। ये जैसे चेयर हो गई या कुछ भी हो गया, कोई बर्तन इस तरीके के प्लास्टिक के हो गए, वो किस में? प्लास्टिक से संबंधित जितने भी गुड्स ऐसे हैं जो प्रीशियस हैं। प्रीशियस का मतलब आप लोग समझ गए। थोड़े महंगे हैं जो? हाँ, जो थोड़े महंगे हैं वो सब शुक्र के अंतर्गत आ जाएगा, और जितने सस्ते होंगे वो सब शनि के अंतर्गत आ जाएगा। तो शनि लोहे का भी कारक है और प्लास्टिक का भी कारक? प्लास्टिक का भी। कूड़े का कारक है शनि। कूड़े का? तो जो भी प्लास्टिक सस्ती, कूड़ा जो भी है। सस्ती वस्तुएं हैं। आप इस पृथ्वी के लिए प्लास्टिक को क्या मानेंगे, कूड़ा मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक बात है। ठीक है ना। चलिए। और गुरुजी घी सूर्य का कारक कैसे है? प्योर है, उसके बाद आप कोई फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। जहाँ प्योरिटी है वो सन है, ठीक है ना। गुरुजी गोल्ड को शनि अवस्था के साथ चेंज रखेंगे होने या के मंगल साथ, के साथ? गोल्ड को सन से भी समझते हैं, मंगल से भी समझते हैं, और जब मैदनी ज्योतिष पढ़ते हैं और जब वहाँ मेटल की बात आती है तो शनि राहु भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अलग बात है। चलिए, पंचमी गुरुजी पूछ मैं लो मेरा तो। प्रश्न ये था कि अवस्था चेंज होने के साथ कारक कारक चेंज हो, जैसे दूध, जैसे बोला दूध हमारा चंद्रमा है, लेकिन उसको जब हम घी बना देते हैं तो वो सूर्य में परिवर्तित हो जाता है।
हाँ तो भाई आपकी अवस्था चेंज हुई तो आप में परिवर्तन नहीं आया क्या? जी जी। तो मतलब कारकत्व तो उसी से ऐसा चेंज होगा बिल्कुल बदलता रहेगा भाई। विक्रांत बगला जी, अब मत कीजिए गुरुजी प्रश्न, आप लोगों को बताए। बस हाँ लास्ट है गुरुजी। मैं ये पूछ रहा था, जो आपने पुस्तक बताई उत्तर कालामृत, तो उसमें ये भी है गुरुजी कि इस चीज का कारक ये है तो क्यों है ये कारक? ना, ये नहीं लिखा है, वो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद। पंचमी बता दो क्या प्रश्न है आखिरी। गुरुजी सीड एंड उसके उससे ऑयल निकालते तो उसका क्या सीड, कारण? सीड जितने भी हैं सब सूर्य हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी से फिर से हमारा पैदा होता है, अन्न पैदा होता है। और किसी भी सीड से जब ऑयल निकाल लेते हैं तो ऑयल जो है सो वो शनि के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है ना। तो अब आजकल इसमें एक मिनट रुक जाओ, इसमें लिक्विड फॉर्म को हम चंद्रमा से और शुक्र से भी समझते हैं। अब किस प्रकार का सीड्स है, किस प्रकार का ऑयल है, इस पे भी हम आगे इस बात को समझेंगे। ग्रह अलग होंगे, लेकिन आप यही समझिएगा कि जितने सीड्स हैं सब सूर्य है, और जितने ऑयल हैं वो पहला प्रायोरिटी में वो शनि होगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में, नमस्कार।